दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस का पार्ट 2 करने वाले हैं और पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। इसके पहले जो पार्ट 1 हमने किया था, पार्ट 1 में हमने बात करी थी डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस की, जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से आप अपने रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करते हो। मतलब आप कैसे पता लगाते हो कि आप एक रेजिडेंट हो या फिर आप नॉन रेजिडेंट हो, या फिर आप ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो या फिर आप नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो। तो ये हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया था। अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन सी इनकम आपकी टैक्सेबल होगी। मतलब कि अगर आप रेजिडेंट हो या फिर आप ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, तो आपकी कौन कौन सी इनकम इंडिया के अंदर में टैक्सेबल होगी, या फिर अगर आप एक नॉन रेजिडेंट भी होते हो तो आपकी इनकम कौन कौन सी टैक्सेबल होगी इंडिया में। तो इसकी बात हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए फिर टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट करते हो। सबसे पहले यहाँ पर ये चार्ट आप देखेंगे और चार्ट में आपको पूरा क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन सी इनकम आपकी टैक्सेबल होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट में बोला है इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वेदर अक्रूड और अराइजन एनीवेयर। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड। अभी डीम्ड टू बी रिसीव्ड इसको हम लोग आगे डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप बस ये समझ लो कि इनकम जो है वो इंडिया के अंदर में रिसीव हुई हो। उसके बाद बोल रहे हैं वेदर अक्रूड और अराइजन एनीवेयर। इसका मतलब ये निकलता है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और ये हो गया यूएसए और ये हो गया दुबई। अब क्या है, यहाँ पर इंडिया के अंदर में आप हो और इनकम यहाँ पर आप रिसीव कर रहे हो, इनकम यहाँ पर आप रिसीव करो। इंडिया के अंदर में आपने इनकम रिसीव की हो, अब वो इनकम जो जनरेट है, वो इनकम जो अक्रूड हुई है, वो इनकम जो अराइज हुई है, वो कहीं पे भी हुई, चाहे वो इंडिया के अंदर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब तो आपने इंडिया के अंदर अर्न किया और इंडिया के अंदर ही रिसीव कर लिया। या फिर अगर वो यूएसए में भी इनकम जनरेट होती है या फिर वो दुबई के अंदर भी अराइज होती है, अक्रू होती है, जनरेट होती है, तो मतलब यूएसए में हो, दुबई में हो, कहीं पे भी हो, पूरे दुनिया में कहीं पर भी हो, लेकिन आपने इंडिया के अंदर में उसको रिसीव किया हो, तो फिर उस केस में अगर हम देखें तो रेजिडेंट के केस में तो वो टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में भी वो टैक्सेबल है और नॉन रेजिडेंट के केस में भी वो टैक्सेबल है। अब ये जो रेजिडेंट है, रेजिडेंट का मतलब यहाँ पर जो रेजिडेंट यहाँ पर लिखा है उसका मतलब है ROR, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट को हम लोग नॉर्मली रेजिडेंट ही यहाँ पर बोल देते हैं। तो रेजिडेंट हो अगर आप तो टैक्सेबल, नॉन रेजिडेंट हो तो भी टैक्सेबल, और नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो तो भी आपकी वो टैक्सेबल हो जाएगी अगर वो इनकम रिसीव हुई है इंडिया के अंदर में, चाहे वो कहीं पर भी अक्रू हुई हो। इसके बाद अगर आप दूसरा पॉइंट देखें तो यहाँ पर बोल रहे हैं इनकम अक्रूज और अराइजन और इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वेदर रिसीव्ड एनीवेयर। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इंडिया में इनकम जो है वो आपने इंडिया के अंदर से यहाँ पर अक्रू हुई है, मतलब इंडिया के यहाँ से जनरेट हुई है और आपने रिसीव इसको कहीं पर भी किया हो, चाहे आपने दुबई में रिसीव किया हो, चाहे आपने यूएसए में किया हो, चाहे आपने ब्रिटेन में किया हो, कहीं पर भी किया हो, लेकिन इनकम जो है वो जनरेट कहाँ पे हुई है, इंडिया के अंदर में हुई है। तो इस केस में क्या होगा, रेजिडेंट यानी कि ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में वो टैक्सेबल, नॉट ऑर्डिनरली के केस में भी वो टैक्सेबल और नॉन रेजिडेंट के केस में भी वो टैक्सेबल। तो अभी जो दो केस हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए उसमें सबसे पहले यही बोला है कि इंडिया हो गया और यहाँ पर अदर कंट्रीज़ हो गई, ठीक है, ये हमारी अदर कंट्रीज़ हो गई। आप बाहर अर्न करके इंडिया में रिसीव कर रहे हो या फिर अगर आप इंडिया में अर्न करके बाहर रिसीव कर रहे हो, एक सिंपल लैंग्वेज में, तो अगर आप रेजिडेंट हो तो भी वो टैक्सेबल होगी, अगर नॉन रेजिडेंट हो तब भी टैक्सेबल होगी, नॉट ऑर्डिनरली हो तभी वो टैक्सेबल होगी। इसके बाद अगर आप तीसरा केस देखें तो तीसरे केस में बोल रहे हैं इनकम अक्रूज और अराइजेज आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वेदर रिसीव्ड एनीवेयर। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इनकम जो है वो अक्रू आउटसाइड इंडिया हुई है, अक्रू जो है वो इंडिया के आउटसाइड हुई है, ठीक है। इनकम जो है वो मान लीजिए कि यूएसए में अक्रू हुई है और जो आप रिसीव कर रहे हो वो कहाँ पे कर रहे हो, मान लो आप दुबई में कर रहे हो, ठीक है। इनकम यहाँ से जनरेट हुई और आपने रिसीव दुबई में करी, जैसे वो बोल रहे हैं ना इनकम अक्रूज और अराइजेज आउटसाइड इंडिया, इनकम जो है वो अक्रू हो रही है आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वेदर रिसीव्ड एनीवेयर। अब कहीं पे भी वो रिसीव हो, दुबई में हो, ब्रिटेन में हो, कहीं पर भी रिसीव हो, तो अगर आप रेजिडेंट हो तो आपका वो टैक्सेबल होगा ही होगा।
अगर आप नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो तो फिर आपका वो नॉट टैक्सेबल होगा, अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो भी वो आपका नॉट टैक्सेबल हो जाएगा। खुद ही सोचिए, अगर एक नॉन रेजिडेंट है तो वो अगर यूएसए में अर्न कर रहा है और वो दुबई में रिसीव कर रहा है, तो इंडिया से उसका क्या मतलब है, इंडिया से उसका क्या मतलब है। और जैसे जैसे आपका स्टेटस जो है वो नॉन रेजिडेंट की तरफ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपकी जो इंडिया के अंदर में टैक्स लायबिलिटी है वो कम होती जाती है। जो रेजिडेंट होता है, अब आप देखेंगे यहाँ पर रेजिडेंट की कोई भी तरीके की इनकम है वो टैक्सेबल है। तो अगर आप एक रेजिडेंट हो यानी कि ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो तो सबसे ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर आएगी। तो आपकी कोई भी इनकम हो, चाहे आप इंडिया में अर्न करो, चाहे आप फॉरेन में अर्न करो, चाहे आप बिजनेस से अर्न करो, चाहे किसी से भी अर्न करो, तो सारी की सारी इनकम जो है अगर आप रेजिडेंट हो तो वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया के अंदर में। नॉट ऑर्डिनरली के केस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पर हो जाता है, तभी जो प्रूव करने की बात आती है वो आपके ऊपर आती है कि मतलब आपको ये प्रूव करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को कि आप नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो या फिर आप नॉन रेजिडेंट हो। क्योंकि यहाँ पर देखिए नॉट ऑर्डिनरली के केस में एक इनकम जो है वो नॉट टैक्सेबल है और नॉन रेजिडेंट के केस में दो टाइप की जो इनकम है वो नॉट टैक्सेबल है इंडिया के अंदर में। फॉरेन में वो टैक्सेबल हो सकती है लेकिन इंडिया के अंदर में वो टैक्सेबल नहीं है। तो ये आप समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा केस जो बोल रहे हैं, इनकम अक्रूज और अराइजेज आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वेदर रिसीव्ड एनीवेयर। तो रेजिडेंट के केस में तो टैक्सेबल होगा, रेजिडेंट के केस में कोई भी इनकम है वो आंख बंद करके टैक्सेबल। नॉन रेजिडेंट, ये नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में ये नॉट टैक्सेबल, नॉन रेजिडेंट के केस में भी वो नॉट टैक्सेबल। इसके बाद जो लास्ट केस है, अब देखिए ये दोनों केस आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं अक्रूज और अराइजेज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। अब इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि जो इनकम है, मान लीजिए कि यूएसए से आप इनकम अर्न कर रहे हो, ठीक है, और आप रिसीव यहाँ पर दुबई में करो, चाहे आप कहीं पे भी कर रहे हो, लेकिन ये जो यूएसए में आप इनकम आपकी अराइज हो रही है, अक्रू हो रही है, वो इस वजह से हो रही है क्योंकि आपका जो बिजनेस या फिर आपका जो प्रोफेशन है वो कहाँ पे था, वो आपका इंडिया के अंदर में था। मतलब आप समझ रहे हो, यूएसए में आपकी इनकम अक्रू हो रही है, आपकी इनकम जो है वो यूएसए में अक्रू और अराइज हो रही है, मतलब इंडिया के बाहर अक्रू हो रही है, और रिसीव आप कहीं पे भी कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपका जो बिजनेस या फिर जो आपका प्रोफेशन था जिसकी वजह से आपको यूएसए में इनकम अक्रू हुई, वो बिजनेस या प्रोफेशन इंडिया के अंदर में यहाँ पे सिचुएटेड था। तो अगर ऐसा है तो उस केस में रेजिडेंट तो आप आंख बंद करके टैक्सेबल कर दोगे, नॉट ऑर्डिनरली के केस में ये इस बार क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा, और नॉन रेजिडेंट की अगर बात करें तो ये नॉट टैक्सेबल होगा। तो नॉन रेजिडेंट की दो तरीके की इनकम होती है, अगर वो अक्रू बाहर हुई हो, इंडिया में रिसीव हो, या फिर इंडिया में अक्रू होकर के बाहर वो रिसीव करता है, तभी वो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल नहीं होगा। उसके अलावा जितनी भी इनकम है नॉन रेजिडेंट की वो सारी की सारी नॉट टैक्सेबल। तो यहाँ पर एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया कि इंडिया के अंदर में आपने इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर आप रिसीव करो चाहे वो इनकम कहीं बाहर अर्न हुई हो। उसके बाद आपने इंडिया के अंदर में अक्रू हुई और रिसीव आप कहीं पे भी कर रहे हो, ठीक है, वेदर रिसीव्ड एनीवेयर, तो ये सबके में टैक्सेबल। उसके बाद इनकम जो है वो अक्रू बाहर हो रही हो, ये दोनों केस को अगर आप एक तरीके से देखो तो इनकम जो है वो अक्रू अगर बाहर हो रही है और रिसीव आप कहीं पे भी कर रहे हो, तो रेजिडेंट के केस में तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। नॉट ऑर्डिनरली के केस में नॉर्मली नॉट टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर वही जो अक्रू बाहर हो रही है अगर वो उस वजह से हो रही हो कि आपका जो बिजनेस या प्रोफेशन है वो इंडिया में सेटअप है, तो फिर नॉट ऑर्डिनरली के केस में वो यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। सॉरी, ये नॉट टैक्सेबल नहीं, टैक्सेबल होगा वो। और नॉन रेजिडेंट के केस में तो अगर वो बाहर की इनकम है चाहे किसी भी वजह से हो रही हो वो नॉट टैक्सेबल है, ठीक है, क्योंकि अक्रू यहाँ पे हो यूएसए में, दुबई में अगर वो रिसीव करे या फिर यूएसए में ही वो उसको रिसीव करे ले रहा है तो भी वो नॉट टैक्सेबल। तो आप ये समझ गए कि कौन कौन सी इनकम आपकी टैक्सेबल होगी। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ों का एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, जैसे डीम टू बी रिसीव्ड, अक्रूज और अराइजेज, और डीम टू अक्रू और अराइज। शॉर्ट में इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डीम्ड टू बी रिसीव्ड का मतलब। डीम टू बी रिसीव्ड का मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये निकलता है कि इनकम जो है वो आपको एक्चुअल में रिसीव नहीं हुई है, लेकिन हमने मान लिया है कि वो आपको वो रिसीव हो गई है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया, इनकम हैज़ नॉट एक्चुअली बीन रिसीव्ड बट इट इज़ डीम्ड टू बी रिसीव्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। कुछ पॉइंट दिए गए। सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखो तो बोला था एनुअल एक्रीशन टू द अकाउंट ऑफ एनी एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पर फंड का मैंने आपको पहले ही मतलब बताया। तो फंड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय क्या करता है, अपनी सैलरी से कुछ पोर्शन इसमें डाल देता है। मतलब एम्प्लॉय नहीं डालता, एम्प्लॉयर उसकी सैलरी से ऑलरेडी काट करके उसको देता है वो पैसा। जैसे मान लीजिए कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 रुपये और 2,000 रुपये उसके फंड में पैसा जाना है, तो एम्प्लॉयर जो है वो उसके हाथ में
8,000 देगा और ये 2,000 रुपये फंड में डाल देगा। उतना ही पैसा जितना एम्प्लॉय दे रहा है उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है। तो साल में जितना भी पैसा एम्प्लॉयर ने इसमें इसके फंड में डाला है वो हम ये मानेंगे कि वो पैसा एम्प्लॉय को मिल गया। मतलब अगर आप देखो तो ये फंड का जो पैसा है वो एम्प्लॉय या तो रिटायर हो या तो फिर जब वो जॉब छोड़ता है तब उसको मिलता है, उसके हाथ में तब तक नहीं आता वो पैसा। लेकिन हम लोग ये मान लेंगे कि ये पैसा उसको एक्चुअल में रिसीव हो गया है, तो यही हो गया इसका मतलब डीम्ड टू बी रिसीव्ड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोला टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द ट्रांसफर्ड बैलेंस ऑफ द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर कोई भी एनुअल एक्रीशन किया जा रहा है तो उसमें जितना भी पोर्शन टैक्सेबल है, ठीक है, जितना भी पोर्शन टैक्सेबल है उतने ही पोर्शन को हम लोग वहाँ पे डीम्ड टू बी रिसीव्ड मानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो डिविडेंड से रिलेटेड है। डिविडेंड में देखिए क्या होता है कि जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है, जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसको तो हम लोग मानते हैं डीम्ड टू बी रिसीव्ड। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि 2021 से लेकर के 22 का प्रीवियस ईयर चला था, इस प्रीवियस ईयर में एजीएम हुई और एजीएम में ये डिक्लेयर कर दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से कि हम लोग अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इतना डिविडेंड देंगे। तो 2021 से 22 का जो प्रीवियस ईयर था इसमें डिक्लेयर किया गया, अभी दिया नहीं गया, डिक्लेयर किया गया। तो जिस भी प्रीवियस ईयर में डिक्लेयर किया जाएगा उसको हम लोग मान लेंगे डीम्ड टू बी रिसीव्ड, क्योंकि देखिए एक्चुअल में रिसीव नहीं हुआ है लेकिन हम मान लेंगे कि डीम्ड टू बी रिसीव्ड है ये इसी प्रीवियस ईयर में। लेकिन इंटरिम डिविडेंड के साथ ये केस नहीं होता। इंटरिम डिविडेंड के साथ में क्या होता है कि जब वो पैसा हाथ में दे दिया जाता है शेयर होल्डर्स को तभी वो माना जाएगा कि वो रिसीव हुआ है। तो डिविडेंड अगर है तो डिविडेंड जो डिक्लेयर हुआ है वो हम लोग मानेंगे डीम्ड टू बी रिसीव्ड। इंटरिम डिविडेंड तभी मानेंगे रिसीव जब वो एक्चुअल में रिसीव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो जो भी टैक्स आपका डिडक्ट किया गया है एट सोर्स वो भी डीम्ड टू बी रिसीव्ड यहाँ पर माना जाएगा। और इसके बाद एक लास्ट पॉइंट आता है वेयर एन इंडिविजुअल हैज बीन एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004 और एनी अदर एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम, सच कॉन्ट्रीब्यूशन इज डीम्ड टू बी द इनकम रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर। वही उसी तरीके का है, उस जैसे भी हम लोगों ने ये प्रोविडेंट फंड वाले की बात करी थी सेम उसी तरीके का यहाँ पर भी है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अक्रूज और अराइजेस की। तो अक्रू और अराइज मीन्स द राइट टू रिसीव द इनकम एज अगेंस्ट द रिसीट ऑफ द इनकम। आपने जब अकाउंटिंग आप पढ़ते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो उसमें आपने पढ़ा होगा अक्रूड इनकम के बारे में, अक्रूड इनकम और अनअक्रूड इनकम। इसका देखिए मतलब ये होता है अक्रूड इनकम का कि जैसे मान लीजिए कि जो एम्प्लॉई है वो 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक पूरा काम करता है और मान लीजिए कि 30 तारीख को जो मंथ का लास्ट डेट होती है उस पर उसको सैलरी मिल जाती है, ठीक है, तो सैलरी उसको यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन उसने 1 से लेकर के 30 तक काम किया लेकिन उसको 30 तारीख को सैलरी नहीं मिली, तो ये जो सैलरी उसकी ड्यू हुई थी लेकिन उसको रिसीव नहीं हुई तो उसको बोला जाएगा अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब ये है कि इनकम आपके पास राइट आ गया है सैलरी का, उसने क्योंकि 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक काम किया है तो उसके पास ये राइट आ गया कि वो सैलरी को रिसीव करे, लेकिन उसको सैलरी अभी एक्चुअल में मिली नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम एक तरीके से आप कह सकते हो, अगर एक्सपेंस के केस में बात करें तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं, लेकिन इनकम के केस में जब हम आते हैं तो हम उसको अक्रूड इनकम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये अक्रूड हो गई क्योंकि आपने काम कर दिया, आपके पास राइट आ गया लेकिन आपको मिला नहीं है। इसी तरीके से अनअक्रूड की अगर हम बात करें तो अनअक्रूड में क्या होता है कि मान लीजिए कि 1 ही तारीख को उसको सैलरी मिल गई और अब उसको 1 से लेकर के 30 तारीख तक काम करना है, तो पैसा एडवांस में मिला है, तो एडवांस में अगर मिला है तो ये अनअक्रूड है, मतलब उसके पास अभी राइट आया नहीं है रिसीव करने का, वो पहले ही उसको रिसीव हो गया। तो अगर एक्सपेंस के केस में बात करें तो ये एडवांस होता है, प्रीपेड एक तरीके से, ठीक है, इसको आप प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हो अगर एक्सपेंस के टर्म्स में लोग बात करें तो प्रीपेड। तो अक्रूड इनकम हो गई और अनअक्रूड इनकम हो गई। तो अक्रू और अराइज का मतलब सिंपल से होता है कि आपके पास राइट आ गया रिसीव करने का उस इनकम को एज अगेंस्ट द रिसीट ऑफ इनकम। इसके बाद आता है डीम्ड टू अक्रू और अराइज। तो हम लोगों ने डीम्ड टू बी रिसीव्ड की बात कर ली, अक्रूज और अराइज की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं डीम्ड टू अक्रू और अराइज। डीम्ड टू अक्रू और अराइज का देखिए मतलब क्या होता है, इनकम हैज एक्चुअली नॉट अक्रूड। जैसे अभी रिसीव भी हम लोगों ने बात करी थी कि डीम्ड टू बी रिसीव, तो जो इनकम थी वो एक्चुअल में रिसीव नहीं हुई है लेकिन आपने मान लिया कि वो आपको रिसीव हुई है। उसी तरीके से डीम्ड टू अक्रू और अराइज का मतलब क्या होगा, एक्चुअली नॉट अक्रूड, अक्रू हुई नहीं है ना अराइज हुई है इंडिया के अंदर में, बट इट इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। कहने का मतलब यह है कि इंडिया ये हमारा था, इंडिया के अंदर में वो एक्चुअल में अक्रू या अराइज नहीं हुई है लेकिन हमने मान लिया है कि वो इनकम जो है वो इंडिया के अंदर में अक्रू या फिर अराइज
हुई है। और ऐसे कुछ केसेस यहाँ पर बताए गए हैं जहाँ पर हम लोग डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानेंगे उसको, और ये केसेस आपको बताए गए हैं सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 के अंडर में। कौन कौन से केसेस है देख लेते हैं। इसमें से देखिए सबसे पहला जो केस यहाँ पे हमको दिया गया है वो बोल रहा है इनकम इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया इफ इट अक्रूज और अराइजेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। 4 केसेस बताए गए। सबसे पहला केस बोला है थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। सेकेंड पॉइंट बोला है थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया। थर्ड पॉइंट बोला है थ्रू और फ्रॉम एनी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। और लास्ट केस बोला है थ्रू द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि एक पर्सन था ए, वो यहाँ पर यूएसए में रहता था, और यहाँ पर एक पर्सन बी था जो कि दुबई में रहता था। इसका एक बिजनेस था यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ है, जो बी था इसके कई बिजनेस थे, मतलब जो इसका मेन पूरा बिजनेस था वो कई पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक पार्ट इसका दुबई में था, दूसरा पार्ट मान लेते हैं इसका ब्रिटेन में था, इसके बाद तीसरा पार्ट जो इसका था वो इंडिया में था। अब क्या हुआ कि ए ने इन्वेस्टमेंट करी बी के बिजनेस में, और वो इन्वेस्टमेंट इसने अपने तीनों बिजनेसेस में यहाँ पर लगा दिया, मतलब दुबई में, ब्रिटेन में और इंडिया में। ये पूरे बिजनेस में इसने पैसा लगा दिया इसका। अब क्या होगा कि जो भी इनकम जनरेट होगी यहाँ पर इंडिया से, उसके बाद फिर ब्रिटेन से, और फिर दुबई का जो अपना बिजनेस इसका चल रहा है, तो ये इनकम जो इसको बी को मिली, वही इनकम में कुछ रिटर्न ये क्या करेगा, ए को यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा उसका रिटर्न, क्योंकि इसने इन्वेस्टमेंट करी हुई है। तो अब ए को मान लीजिए कि अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि $3 मिलियन का अगर यहाँ पर रिटर्न मिलता है, और एक मिलियन दुबई से, 1 मिलियन ब्रिटेन से और 1 मिलियन यहाँ पर इंडिया से, ये तीनों से 1 मिलियन अगर इसको मिलता है यहाँ पर, तो जो $3 मिलियन इसको मिला है, इन $3 मिलियन में $1 मिलियन जो है, $1 मिलियन जो कि इंडिया से मिला हुआ है, मतलब डायरेक्टली देखिए इसको नहीं मिल रहा है। इसने ए ने क्या किया, बी के बिजनेस में इन्वेस्ट किया। बी ने अपने जो 3 बिजनेसेस थे दुबई, ब्रिटेन और इंडिया में, इन तीनों में पैसा डाल दिया, और इन तीनों से जो भी रिटर्न आया वो इसने क्या किया, ए को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। तो ए जो है वो डायरेक्टली इसके बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट कर रहा, मतलब इंडिया के बिजनेस में, वो बी ने अपने हिसाब से किया हुआ है। तो जो भी पैसा इंडिया की वजह से इसको मिला है, वो पैसा इसका क्या हो जाएगा, डीम्ड टू अक्रू और अराइज यहाँ पर, ठीक है। जो $1 मिलियन इंडिया का है वो इसका हो जाएगा डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो ये हो गया थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, मतलब डायरेक्टली आप चाहे आपको इनकम हो रही हो, चाहे आपको इनडायरेक्टली हो रही हो, तो वो आपकी डीम्ड टू अक्रू और अराइज हो जाएगी। इसी तरीके से आप बाकी का भी ले सकते हो। प्रॉपर्टी कोई इंडिया में सिचुएटेड है तो आपको रिटर्न मिल रहा है उसका, या फिर कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, या फिर अगर कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया जाता है तो उसकी वजह से हो रहा है। अब इसमें यहाँ पर देखिए यही चीज़ जो मैंने आपको बताई वही चीज़ यहाँ पर बताई है एक्सप्लेनेशन में। इफ़ ऑल द बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, ठीक है, जितने भी अगर पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो इंडिया में अगर सिचुएटेड उसका नहीं भी है, इट्स इनकम दैट विल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया शैल बी ओनली सच पार्ट ऑफ द इनकम एज इज रीजनेबली एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया। तो जो बिजनेस ऑपरेशन इंडिया में कैरी हो रहा है जिसकी वजह से वो रिटर्न जनरेट हो रहा है वही माना जाएगा डीम्ड टू अक्रू और अराइज। जो बाकी के कंट्रीज में है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसके बाद सेकंड पॉइंट अगर आप देखें तो बोल रहे हैं सैलरी अर्न इन इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। तो जो सैलरी है वो आपने इंडिया में अर्न करी है लेकिन आपको रिसीव आउटसाइड हो रही है, तो उसको भी हम लोग मानेंगे डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तीसरा पॉइंट यहाँ पर सैलरी से रिलेटेड है, सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर द सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। जैसे कि मान लीजिए कि जो IFS ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बाहर रहते हैं और उनको इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पैसा देती रहती है, सैलरी यहाँ से देती रहती है। तो जो भी वो लोग बाहर रह करके कमा रहे हैं वो इनकम उनकी मानी जाएगी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, क्योंकि इंडिया की ही वजह से उनको इनकम वहाँ पर रिसीव हो रही है आउटसाइड में, तो वो भी उनकी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाएगी। इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है वो डिविडेंड से रिलेटेड है, डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। तो अगर किसी इंडियन कंपनी ने वो डिविडेंड का पेमेंट किया है तो वो डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो बोल रहा है इंटरेस्ट के बारे में। जैसे ऊपर डिविडेंड की बात करी, अभी इंटरेस्ट की बात आ गई, तो इंटरेस्ट पेबल बाय द इंडियन गवर्नमेंट विल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। देखिए यहाँ पर हमने बात की थी उसकी इंडियन कंपनी की, तो इंडियन कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है तो वो डिविडेंड जो है वो डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। उसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, जो भी उसने डेट्स बोरो किए हैं, तो वो जो इंटरेस्ट पेबल होगा वो माना जाएगा डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोले, वेदर इट इज पेड ऑन डेट्स इनकर्ड और ऑन द मनी बोरोड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया।
मतलब जो पैसा उस इंडियन गवर्नमेंट ने बोरो किया है वो या तो इंडिया में बोरो किया हो या फिर फॉरेन में बोरो किया, मतलब आउटसाइड इंडिया बोरो किया हो, या फिर उसने जिस पर्पस के लिए बोरो किया है वो कोई बाहर के बिजनेस ऑपरेशन के लिए लिया है, मतलब आउटसाइड इंडिया कोई ऑपरेशन उनका चल रहा था, उसके लिए वो पैसा उन्होंने बोरो किया हुआ है। तो उससे हमको कोई मतलब नहीं। मेन आपको ध्यान देना है कि इंडियन गवर्नमेंट से अगर कोई भी पैसा मिला है तो वो डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया माना जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट हम लोगों को दिया गया है, उस पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जांपल से इसको समझते हो, उसके बाद उसको रीड करके मैं आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए कि कोई एक पर्सन ए था, इस पर्सन ए ने किसी एक पर्सन एक्स को लोन दिया। अब ये जो पर्सन एक्स है वो रेजिडेंट भी हो सकता है या फिर वो नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, और ये जो पर्सन एक्स है इसने लोन लेने के बाद ऐसे उसको इन्वेस्ट किया कहाँ पर, इंडिया के अंदर में। उसका जो भी बिजनेस या फिर उसका जो भी प्रोफेशन था उसमें उसने इन्वेस्ट कर दिया। मतलब ए से उसने लोन उठाया, उस लोन को उसने इन्वेस्ट कर दिया इंडिया में जो बिजनेस या प्रोफेशन उसका चल रहा था। तो अब जो भी इनकम होगी, और ये इनकम वो क्या करेगा, इंटरेस्ट के फॉर्म में, क्योंकि लोन लिया तो इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, तो जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट ये ए को करेगा, उस ए के लिए ये जो इनकम है वो क्या मानी जाएगी, वो मानी जाएगी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो ए ने क्या किया, लोन दिया एक्स को, जो कि रेजिडेंट भी हो सकता है नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, और उस एक्स ने क्या किया, इंडिया के बिजनेस या प्रोफेशन में अपने उसको लगा दिया उस पैसे को। अब एक्स क्या करेगा, जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा ए को, वो इंटरेस्ट का पेमेंट ए के लिए हो जाएगा डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो यहाँ पर यही चीज़ बोली गई है, देखिए, इंटरेस्ट पेबल बाय अ पर्सन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया और बाय अ नॉन रेजिडेंट पर्सन in respect of any debt incurred or money borrowed and used for the purpose of business or profession carried on by such person in India is deemed to accrue or arise in India। उसके बाद मान लीजिए कि जो पर्सन एक्स था इसने इंडिया की जगह ना लगा करके उसको कहीं यूएसए में लगा दिया होता, यूएसए में उसका कोई बिजनेस या प्रोफेशन था उसमें लगा दिया होता, उस केस में वो जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर यही बोला गया, but if it is payable in respect of any money borrowed or debt incurred for the purpose of business or profession carried on by such person outside India or for the purpose of making or earning any income from any source outside India, it will not be deemed to accrue or arise in India। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने समझ लिया कि किस केस में इंटरेस्ट जो है वो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। इसी तरीके से देखिए 6th पॉइंट है, सेम वही चीज़ है। यहाँ पर बोला गया रॉयल्टी के बारे में, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी शैल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया इफ इट इज पेबल बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है तो डीम टू अक्रू और अराइज। अगर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो आपको रॉयल्टी का पेमेंट कर रही है किसी भी चीज़ के केस में, तो वो क्या होगा, डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। और उसके बाद सेम इंटरेस्ट की तरह हमको यहाँ पर भी वही चीज़ बताई गई है, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी पेबल बाय अ पर्सन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया और बाय द नॉन रेजिडेंट पर्सन in respect of any right, property or information used or the services utilized for the purpose of business or profession carried on by such person in India or for making or earning any income from any source in India is deemed to accrue or arise in India। और अगर वो इंडिया के अंदर में नहीं होता तो फिर वो deemed to accrue or arise in India नहीं माना जाएगा। सेम वही पीछे वाला ही केस यहाँ पर भी है। इसके बाद आता है 7th पॉइंट, ये भी वही सेम 6th की तरह ही है, इनकम बाई वे ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। Income from fees for technical services shall be deemed to accrue or arise in India if it is payable by the Indian government। तो इंडियन गवर्नमेंट अगर आपको इंटरेस्ट दे रही है तो डीम टू अक्रू, अगर वो आपको रॉयल्टी दे रही है तो डीम टू अक्रू, अगर वो आपको फीस दे रही है फॉर टेक्निकल सर्विसेज तो डीम टू अक्रू और अराइज हो जाएगा। और यहाँ पर भी यही सेम चीज़ यहाँ पर भी बताई गई जो इंटरेस्ट के केस में हम लोगों ने और रॉयल्टी के केस में देखा था। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पर्सन ए है वो किसी को देता है यहाँ पर एक्स को, और ये रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो इससे हमको मतलब नहीं है, और ये जो पर्सन है ये अपने बिजनेस या फिर प्रोफेशन में उस पैसे को लगा रहा है, तो उससे जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट या फिर रॉयल्टी इंटरेस्ट हो, चाहे रॉयल्टी हो, चाहे वो टेक्निकल फीस हो, कुछ भी हो, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाएगा। वो बिजनेस प्रोफेशन में लगा है, चाहे वो ये रॉयल्टी के केस में जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पर कोई राइट उसको मिला था, कोई प्रॉपर्टी मिली थी, कोई इन्फॉर्मेशन यूज थी जो कि बिजनेस और प्रोफेशन में लगाया गया था जो कि इंडिया में सिचुएटेड था। उसी तरीके से जो टेक्निकल सर्विस आप ले रहे हो, ठीक है, वो टेक्निकल सर्विस क्या है, ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन के लिए ले रहे हो जो कि इंडिया में सिचुएटेड यहाँ पर है। ठीक है, बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज यूटिलाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच पर्सन इन इंडिया। तो ये भी आपका डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाएगा। इसके बाद एक लास्ट केस आता है, ये 8th पॉइंट यहाँ पर बोल रहे हैं, सर्टेन इनकम बीइंग एनी सम ऑफ मनी पेड or any property situated in India transferred on or after
5 जुलाई 2019 बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया टू द पर्सन आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो मान लीजिए कि कोई भी प्रॉपर्टी थी यहाँ पर इंडिया में सिचुएटेड थी और उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी ऐसे पर्सन को जो कि आउटसाइड इंडिया स्टे कर रहा हो, और ये कब हो, 5 जुलाई 2019 के बाद में, तो उससे होने वाली जो भी इनकम है वो ये माना जाएगा कि वो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, However, if the property is received by the person outside India from a relative resident in India or on the occasion of his marriage, shall be exempt under section 56। अदर सोर्सेज का सेक्शन होता है ये, तो ये यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर वो अपने रिलेटिव या फिर मैरिज पे वो रिसीव कर रहे हैं। उसके अलावा अगर किसी और पर्सन से रिसीव करता है और उसके बाद वो ट्रांसफ़र करता है, उसको कोई भी इनकम होती है, तो वो इनकम जो है वो माना जाएगा कि डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए, लास्ट टॉपिक है एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पर बोल रहे हैं द इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग शैल नॉट बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया फॉर नॉन रेजिडेंट्स। जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनके केस में ये डीम टू अक्रू और अराइज नहीं मानी जाएगी। कौन कौन से केसेस हैं? सबसे पहला अगर आप देखें तो बोल रहे हैं मियरली परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट। किसी एक नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में गुड्स परचेज किए थे और उन गुड्स को उसने परचेज करके एक्सपोर्ट कर दिया, तो जो भी उसको इनकम हो रही है वो उसकी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि उसने इंडियन गुड्स अगर खरीदे और उसको वो एक्सपोर्ट करा तो वो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लें, ऐसा नहीं होगा। या फिर सेकंड केस अगर देखें तो यहाँ पर बोले कलेक्शन ऑफ न्यूज़ एंड व्यूज़ इन इंडिया फॉर द ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया फॉर द बिजनेस ऑफ रनिंग अ न्यूज़ एजेंसी और पब्लिशिंग मैगजीन एट्सेट्रा। तो कोई भी न्यूज़ एजेंसी थी जो बाहर सिचुएटेड थी और इंडिया में आपने क्या किया कि कोई भी न्यूज़ कलेक्ट करी और उसको उन एजेंसी को दे दिया और उस एजेंसी ने उस न्यूज़ को सेल करके वहाँ पर इनकम को अर्न कर दिया। तो अब ऐसा नहीं कि न्यूज़ जो है वो इंडिया से रिलेटेड है तो वो इनकम जो भी हो रही है उस एजेंसी को वो डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। इसी तरीके से तीसरा केस अगर आप देखें तो बोला शूटिंग ऑफ अ सिनेमेटोग्राफी फिल्म इन इंडिया। तो आप देखते हैं कि फॉरेन की कई जो हॉलीवुड की फिल्म्स हैं वो यहाँ पर इंडिया में यहाँ पर शूट की जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो लोग इंडिया में शूट करके उसके बाद जब उसको सेल करते हैं बाहर, उसको जो भी स्क्रीन मिलती है उससे जो भी इनकम होती है, तो वो इनकम जो भी है वो इनकम ऐसा नहीं है कि उसको माना जाएगा कि डीम टू अक्रू और अराइज होगी, क्योंकि उसकी शूटिंग है वो इंडिया में की गई थी। तो ऐसा नहीं होता, अगर उन्होंने इंडिया में भी शूट किया है तो वो उनकी जो भी इनकम है वो उनकी फॉरेन इनकम ही मानी जाएगी। और ये सिर्फ किस में होगा? नॉन रेजिडेंट्स के केस में होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देख लिया कि कौन कौन सी इनकम आपकी टैक्सेबल होगी अगर आप रेजिडेंट हो तो, या फिर आप नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो तो, या फिर अगर आप एक नॉन रेजिडेंट हो तो। कहीं पर किसी भी पॉइंट में आपको किसी भी तरीके का डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।